आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर हम देंगे दस्तक उनमें शामिल है सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर सरजनिश, क्या टाइगर फोर्स ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ साजिश है, एसओपीज के साथ सियासी जलसे कैसे होंगे, क्या लॉकडाउन दोबारा हो रहा है, भारत ने कोरोना के दौरान एक माह में 10 मिसाइल के तजुर्बे क्यों किए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज का दिन इस एतबार से निहायत अहम है कि पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। आज पूरे एक माह के बाद पंजाब पुलिस ने सानह गुज्जरपुरा का मरकजी मुलजिम आबिद मलिक गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम आबिद को गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है और उसका दोबारा डीएनए किया जाएगा। इससे कबल 4 मरतबा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, ताहम वो फरार होने में कामयाब हो गया था। इससे पहले कामयाबी नसीब नहीं हुई थी, ताहम आज उसे धर लिया गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी में पंजाब पुलिस की दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी मुआवनत की है और साइंटिफिक तरीकाकार इस्तेमाल किया गया है। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने आबिद की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया और उसकी बीवी को फोन और नंबर फराहम किया। यह नंबर बीवी ने आबिद से राब्ते के लिए इस्तेमाल किया। यकीनन ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक बड़ी कामयाबी है और इस लिहाज से भी अहम है कि इस तरह के जो मुलजिमान हैं उनके ऊपर धाक भी कायम रहे कि कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकन्ने हैं, एक्टिव हैं और इस तरह का कोई भी मुलजिम पकड़ में आने में देर नहीं लगेगी और साथ ही साथ जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ है उसको भी यकीनी बनाया जा सके। अब एक और मामले की तरफ बढ़ते हैं, एक और मामले की बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंसाफ लॉयर्स फोरम की तकरीब में शिरकत पर वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया है। वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेर समात मुकदमे में एडवोकेट जनरल पंजाब के पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया, जिस पर अदालत ने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान पूरे आजम होते हैं, वजीर आजम किसी जमात या ग्रुप के साथ खुद को नहीं जोड़ सकते हैं, खुद को लिंक नहीं कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर विंग के साथ। काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सियासी इज्तिमा में बैठे रहे और अदालत में पेश नहीं हुए। एडवोकेट जनरल पूरे सूबे का होता है या किसी सियासी जमात का नुमाइंदा होता है, यह इस्तफसार किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मामला अस खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं। अदालत ने कहा कि बादियों नजर में वजीर आजम ने जाती हैसियत में प्रोग्राम में शिरकत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वजीर आजम ने पूरे मुल्क से वोट लिया है, वो किसी जमात के नहीं बल्कि पाकिस्तान के वजीर आजम है। सियासी जमात की तकरीब के लिए सरकारी इमारत कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल कैसे हुआ, यह सवाल भी उठाया गया। इस्लामाबाद की इंतजामिया बताया कि क्या कन्वेंशन सेंटर में फीस अदा की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या वजीर आजम का मेयार इतना कम है कि वो खुद को किसी एक जमात से वाबस्ता करे। क्या कोई जज किसी सियासी जमात के पैनल का फंक्शन ज्वाइन कर सकता है? क्या कोई जज भी ऐसी हरकत कर सकता है? इस पर कानूनी मेयार क्या है? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या कोई आईनी ओहदेदार रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल कर सकता है? क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? मोजिस जज ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा किया कि आप अपनी राय देने से गुरेज़ाएं। कुरान में है कि गवाही दो चाहे तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ ही क्यों ना हो, गवाही देना इंपॉर्टेंट है। इस पर कासिम चौहान ने कहा कि मैं सिर्फ पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूं, वजीर आजम के बारे में राय नहीं दे सकता। अदालत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी तलब कर चुकी है। अदालती अहकामात के बाद इंसाफ लॉयर्स फोरम के नुमाइंदगान की दौड़े लग गई। जुमे को होने वाली तकरीब की सरकारी फीस 3 रोज बाद आज शाम को जमा कराई गई है। इस तमाम तर मामले के बाद इस हवाले से जब जनरल मैनेजर कन्वेंशन सेंटर मुनीर अहमद से राब्ता किया गया है तो उन्होंने 3 रोज बाद फीस जमा कराए जाने की तस्दीक भी कर दी है। अब जबकि लॉयर्स फोरम ने अदालती नोटिस के बाद फीस जमा कराई है तो मामलात मजीद पेचीदा हो गए हैं। सवाल पैदा होता है कि इस नोटिस की कानूनी हैसियत क्या हो सकती है, इसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं, इस बारे में आईन पाकिस्तान क्या कहता है। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि किसी सियासी जमात के पॉलिटिकल विंग में वजीर आजम पाकिस्तान की शिरकत क्या वजीर आजम की हल्फ और फिर आइन के तहत ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है? सर, नॉट रियली। देखिए, एक जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो वजीर आजम होता है वो एक पार्टी का हेड होता है, तो उसके 2 फंक्शंस होते हैं। एक तो पार्टी को लीड करना और दूसरे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हुकूमत को चलाना। तो दोनों काम वो परफॉर्म करता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपस में कोई किसी तरीके से क्लैश ना हो। यानी जो उसका पार्टी का प्राइम मिनिस्टर का पार्टी का काम है वो गवर्नमेंट के खाते में ना आए
ये बहुत जरूरी है। तो ये एक चीज जो है वो हमेशा ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि सर उसमें एक ऑब्जर्वेशन ये भी है ना कि क्या कोई आईनी ओहदेदार जो है वो रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल कर सकता है? जैसे कहा जा रहा है कि जिस वेन्यू के ऊपर ये इवेंट हुआ वो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद है और वहां पर जो ड्यूज बनते हैं वो भी अदा नहीं किए गए, और वहां पर जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है उसके लोग मौजूद थे और वजीर आजम इंसाफ लॉयर्स फोरम के लोगों से खिताब कर रहे थे। इसका ताल्लुक जो है उनके अपने जाती एक पॉलिटिकल विंग के फंक्शन के साथ था। इसका ताल्लुक बतौर वजीर आजम ऐसा नहीं था कि कोई नेशनल कॉज के ऊपर वजीर आजम खिताब कर रहे थे। नहीं, देखिए वो तो सही है अपनी जगह पर। ये तो मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, जहां तक कि आप ये जिक्र कर रहे हैं कन्वेंशन सेंटर में जो फंक्शन हुआ था इंसाफ लॉयर्स फोरम का, और उसने प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच दी थी, जहां तक कि उनको स्पीच देना इंसाफ लॉयर्स फोरम का, वो एक उनका पार्टी एक्ट था, वो उसमें कोई मजाका नहीं। लेकिन जो वेन्यू सेलेक्ट किया गया यानी कन्वेंशन हॉल, वो एक गवर्नमेंट का दायरा है। वो मेरे ख्याल में तो शायद उसको आप हायर भी कर सकते हैं। अगर तो उन्होंने हायर किया हो इंसाफ फोरम ने तो अलग बात है। अगर हायर नहीं किया और वैसे ही वहां पर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे थे इस वजह से उनको इजाजत मिल गई, तो वो यकीनन गलत था। वो उनको नहीं करना चाहिए था। उनको चाहिए था किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा इस किस्म की जलसा करते हो। तो सर पब्लिक ऑफिस होल्डर की साख, बुनियादी हुकूक और फिर वज़ीर आज़म के हल्फ के तहत क्या ये इतना अहम मामला है कि आर्टिकल 184(3) के तहत इस पर जो है सो मोटो लेना चाहिए? जी बिल्कुल। आई थिंक जो आजकल ट्रेंड चल रहा है और ख़ास तौर से जिस तरीके से हमारी जो आजकल की हुकूमत है वो ये कहती है कि हर एक चीज़ सही होनी चाहिए और गलत नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में ये जो नोटिस लिया गया है वो सही लिया गया है, क्योंकि उनको नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने किया है, गलती की है, और इस बात से जो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, खास तौर से क्योंकि इसमें लॉयर्स इन्वॉल्व थे और बार काउंसिल इन्वॉल्व थी, दूसरे लोग इन्वॉल्व थे। इवन एडवोकेट जनरल पंजाब वहां पर मौजूद थे और आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि एक अहम केस लगा हुआ था। एडवोकेट जनरल पंजाब वाज सपोज्ड टू बी देयर, लेकिन वो इस फंक्शन के अंदर मौजूद थे, वजीर आजम के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे, लेकिन वो उस केस के अंदर जो है वहां पर अपीयर नहीं हुए कोर्ट के अंदर। तो इस पर भी उन्होंने बड़ी बरहमी का इजहार किया है। सर अब ये देखिए, ये एक चीज बहुत जरूरी है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में कि किसी ऑफिस होल्डर को अपना एक्शन एज अ पार्टी लीडर और अपना एक्शन एज अ गवर्नमेंट फंक्शनरी, उसमें फर्क हमेशा बरकरार रखना चाहिए। ये आप देखें इंग्लिश सोसाइटी जो है जहाँ पे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है, वहाँ पे इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं। वो कभी दोनों मिक्स नहीं होते। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता, और ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि इसको नोटिस लिया गया और ये मामला हमेशा के लिए क्लैरिफाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपके वक्त के लिए। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। हुकूमत बिलखुसूस वजीर आजम को अदालती नोटिस के मामले में एक कानूनी मसला दरपेश है। हुकूमत का सबसे बड़ा मसला महंगाई और बद इंतजामी भी है, मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस का भी है, और हुकूमत का बरमला एतराफ करना यह भी यकीनन मसाइल की संगीनी को बतलाता है। इस हवाले से गप चौधरी मोहम्मद सरवर ने एक तकरीब में बरमला एतराफ किया है कि हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पीडीएम या ऑपोजिशन, उसके जलसे और रैलियां नहीं है, बल्कि हुकूमत की मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस और महंगाई है। हमारा चैलेंज अपोजिशन नहीं है, हमारी जो इस वक्त दुश्मन है वो अपोजिशन नहीं है। हमारा अगर कोई दुश्मन है या हमारा अगर कोई चैलेंज है तो गुड गवर्नेंस और महंगाई है। अब हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक नया अंदाज इख्तियार किया है जो एक बड़े इंतजामी बहरान का पेशखैमा साबित हो सकता है। वजीर आजम इमरान खान ने टाइगर फोर्स के रजाकारों को अशिया खुरोनोश की कीमतों की निगरानी की जिम्मेदारी दे दी है। वजीर आजम इमरान खान टाइगर फोर्स पर कब कब कैसे कैसे इक्तफा करते रहे हैं, कब कब उन पर एतमाद करते रहे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखा। अब सवाल यह है कि टाइगर फोर्स का बुनियादी तौर पर मिशन और विजन क्या था। टाइगर फोर्स तो हुकूमत की जानिब से कोविड-19 के दौरान एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तश्कील दी गई थी और वजीर आजम पाकिस्तान इस मंसूबे को आइडियल करार देते रहे हैं। अब टाइगर फोर्स को कीमतों की निगरानी के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा तनाज़े को जन्म दे सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ये टाइगर फोर्स कंट्रोवर्शियल रही है। ऑपोजिशन और कानूनी माहिरीन पहले ही बगैर किसी कानूनी जवाब के काम पर सवालात उठा चुके हैं। टाइगर फोर्स हुकूमत की किसी हिदायत को नाफिज नहीं कर सकती, क्योंकि इसे बगैर किसी कानूनी तरीकाकार के तश्कील दिया गया है। इनके पास कोई लीगल कवर तो है नहीं है। माहिरीन कानून खदशात का इजहार कर रहे हैं कि टाइगर फोर्स को जिम्मेदारियां देना ऐसा ही है जैसे किसी सियासी जमात ने कोई प्राइवेट फोर्स तैयार की हो। हुकूमत ऑर्डिनेंस नाफिज करके इसे कानूनी हैसियत दे सकती थी, इसे कोई लीगल कवर फराहम किया जा सकता था। कबल अज़ीं भी
टाइगर फोर्स के मामले पर तहफुजात का इजहार किया जा चुका है। अब तासुर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल विंग है जिसको फंक्शनल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि यह सिर्फ पंजाब और केपी में फाल है। नाकिदीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन के रद्द-ए-अमल से बचने के लिए अपने सियासी विंग को इस्तेमाल कर रही है। नाकिदीन इस टाइगर फोर्स से मुताल्लिक और कीमतों की निगरानी से मुताल्लिक जो एक मैकेनिज्म है, जो इमरान खान साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि ये निगरानी करेगी, इस पर ऑपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल है, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जो टाइगर फोर्स है, ये मैंने कहा है, ये गैर कानूनी फोर्स है, ये एक विजिलेंटे, ये चौकीदारी फोर्स है। इस किस्म का फोर्स बनाना गैर कानूनी काम है और वजीर आजम ने अपने आप को एक डॉन बना दिया है। अब हुकूमत तस्लीम कर रही है कि उसे महंगाई और इंतजामी मसाइल का सामना है, जबकि ऑपोजिशन के इल्जामात हैं कि टाइगर फोर्स मामलात को मजीद खराब करेगी। टाइगर फोर्स किस तरह इंतजामी मसाइल पैदा करेगी और हुकूमत इन मसाइल के हल में संजीदा क्यों नहीं है, यह भी अहम सवाल है। क्या हुकूमत पीटीआई के सियासी विंग को टाइगर फोर्स की सूरत में मुतहर्रिक कर रही है? क्या टाइगर फोर्स के इंतजामी मामलात को मजीद बिगाड़ने का बाइस भी बनेगी या फिर सरकारी निजाम में बेहतरी आएगी? ये तमाम तर सवालात अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन यह भी देखना होगा कि किसी भी मुल्क का निजाम चलाने के लिए इंतजामी मामलात इंतहाई अहम है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मैजिस्ट्रेट्स मौजूद होते हैं। हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है प्राइस कंट्रोल, मैजिस्ट्रेट्स अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। और अगर सिर्फ शहर लाहौर की बात की जाए तो वहां पर 9 जोन्स मौजूद हैं। 9 जोन्स में 48 मैजिस्ट्रेट्स हैं और 48 मैजिस्ट्रेट्स के अंदर से अगर फंक्शनल फील्ड के अंदर मैजिस्ट्रेट्स की तादाद देखी जाए तो वो कमोबेश 20 बनती है। अब 20 मैजिस्ट्रेट्स 1.25 करोड़ की आबादी में प्राइस कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इस मैकेनिज्म को लेकर कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? होना तो यह चाहिए था कि एम्फेसिस और फोकस उस पर होता कि इनकी तादाद को बढ़ाया जाए, मैजिस्ट्रेट्स की इस्तेदाद कार को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं या दीगर जिले इंतजामिया हैं उन्हें अटैचमेंट पर ये ड्यूटीज दी जाती हैं। कोई भी परमानेंट मैजिस्ट्रेट्स नहीं है जो इन जिम्मेदारियों को निभा सके। और उसके साथ साथ एक और अहम मामला यह है कि उनके पास इख्तियारात क्या है। गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं है, वो भी ये मैटर भी सब जुडिस है कोर्ट के अंदर, इस पर भी मामला चल रहा है और इस पर यकीनन हम मजीद बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, उनकी इस्तेदाद कार पर सवालात हैं, ह्यूमन रिसोर्स के जो शॉर्टेज के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। इसको बेहतर करने की बजाय एक और फोर्स तैयार की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक्तदार में आते ही मकामी हुकूमतों को गैर फाल कर दिया था, डिसबैंड किया। पंजाब में लोकल बॉडीज तहलील कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ही नहीं कराए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन में थी तो बहुत बड़ी हामी थी इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली की, लेकिन जब जैसे इक्तदार में आती है तो हालात बिल्कुल बरक्स दिखाई देते हैं। अब जहां पर लोकल बॉडीज पहले से फंक्शनल थी उनको ना सिर्फ डिसबैंड किया गया बल्कि अभी हालिया एक और अहम मामला सामने आया है। मेरे इस्लामाबाद हुकूमती रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर मुस्ताफी हो गए हैं, लेकिन मेरे इस्लामाबाद के इस्तीफे के बाद हुकूमत मुतहर्रिक हो गई है। विफाक में मकामी हुकूमत के इख्तियारात को सल्ब करने के लिए अमलन काम का आगाज कर दिया गया है। हुकूमत ने मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का बजट खत्म करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस हवाले से एमसीआई के फंड्स सीडीए को मुंतकिल करने का फैसला भी कर लिया गया है। जराए के मुताबिक विफाकी काबीना मंगल को वजारत दाखिला की समरी पर फैसला करेगी। अगर बात की जाए पंजाब की तो हुकूमत का रवैया यहां भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए पंजाब हुकूमत टाल मटोल करने लगी है। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से इब्तदाई हल्का बंदियों की अशात रोकने की दरखास्त कर दी है, जबकि सूबाई हुकूमत इससे कबल 2 बार बल्दियाती हल्का बंदियों की इब्तदाई अशात रुकवा चुकी है। अब की बार पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को सूबे में बल्दियाती हल्का बंदियों की अशात गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोकने के लिए खत लिख दिया है। अब मकामी हुकूमतों के इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी को दिए गए हैं, मगर ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात भी टाइगर फोर्स को दिए जा रहे हैं। किसी भी इलाके में महंगाई कंट्रोल करने के लिए जिले इंतजामिया की एक पूरी फोर्स होती है, प्राइस कंट्रोल करने के लिए अफसरान तैनात होते हैं, जबकि केसेस और जुर्मानों का फैसला मैजिस्ट्रेट्स करते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात को महदूद करके टाइगर फोर्स को मुख्तार कुल बनाना समझ से यकीनन बालातर है। सवाल पैदा होता है कि क्या टाइगर फोर्स और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान इख्तियारात की जंग का आगाज होने वाला है? एक रस्साकशी दिखाई देगी? क्या हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात को महदूद करना चाहती है? तहरीक इंसाफ इंतजामी खराबियां तस्लीम करने के बावजूद उन्हें दूर करने के लिए मकामी हुकूमतों के इंतखाबात क्यों नहीं करा रही है? इन्हीं मसाइल के हल के लिए ऑपोजिशन इस वक्त मैदान में है। हुकूमत ने ऑपोजिशन के जलसों को ना रोकने का फैसला भी किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि एसओपीज की पाबंदी की जाए। अब एक और अहम मामले का तस्करा करते हैं। एक और अहम मसला है, वो मसला है गंदम का, क्योंकि इस वक्त मुल्क में गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। गंदम का मसला भी हुकूमत की बद इंतजामी के बायस है। इसका ताल्लुक एक कॉमनर के साथ है, एक आम आदमी के साथ है। ये मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस किस तरह आम आदमी को मुतासर कर रही है वो आपके सामने रखते हैं। अब ये बहरान जो गंदम का बहरान है ये शदीद शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। मुल्क में मौजूद गंदम के ज़खायर तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, जबकि ताजर और प्राइवेट सेक्टर आलमी मंडी में गंदम की बढ़ती हुई कीमतों के बायस गंदम दरामद करने से हिचकिचा रहा है। इसी तरह हुकूमत इस वक्त ये तय नहीं कर पा रही है कि मुल्क को कितनी मिकदार में गंदम की जरूरत है।
क्या दरामदी गंदम मार्केट में सरकारी नर्ख पर फराहम की जाएगी? क्या हुकूमत 1 मिलियन टन गंदम के लिए 17 मिलियन रुपए सब्सिडी अदा करेगी? दरामदी गंदम का मार्केट पर कितना असर पड़ेगा? इन्हीं सवालात का जवाब यकीनन तलाश करने की जरूरत है। मुल्क में गंदम बहरान के हवाले से मई के अवाखिर में खबरें आना शुरू हो गई थी, यानी पता चल रहा था कि बहरान आने वाला है। तवक्को थी कि हुकूमत जून में गंदम दरामद करने की इजाजत दे देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने जून गुजरने के बाद गंदम की दरामद की इजाजत दी। यूं आलमी मंडी में इस वक्त गंदम की कीमत $230 फी टन थी, जबकि इस वक्त अगर इस वक्त की प्राइस देखी जाए तो गंदम की कीमत आलमी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में $280 तक जा पहुंची है, जो कि 2100 रुपए फी मन बनती है। इस वक्त हुकूमत ने 1475 रुपए फी मन सरकारी रेट मुकर्रर किया है, लेकिन आलमी मंडी और मक्काबी मार्केट में 725 रुपए फी मन का फर्क आ रहा है। सवाल पैदा होता है कि 725 रुपए का फर्क कैसे पूरा किया जाएगा? ये जो गैप है इसको कैसे कवर अप किया जाएगा? अब यही नहीं है, इस वक्त तक हुकूमत का दावा है कि मुल्क में 15 लाख टन गंदम की कमी है, जबकि आज़ाद ज़राए के मुताबिक मुल्क में गंदम की तलब इससे कहीं ज्यादा है। हुकूमत गंदम खरीदारी से लेकर अब तक मुसलसल इंतजामी तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है, लेकिन हुकूमत अपनी नाकामी का सारा मलबा सूबा सिंध पर डाल रही है। यानी इस पर भी कैसे ब्लेम गेम आसानी से उसे ओहदा बरा होने की कोशिश हुकूमत कर रही है। जरा उसकी एक झलक आपको दिखाता है। वीट के जखीरे सारे रखे हुए हैं सिंध ने, ये अगर रखे रहे और आवाम को ना मिले तो ये तो खराब हो जाएगी वीट। जैसे पहले गंदम को कहते थे कि जी वो चूहे खा गए, तो अब क्या करेंगे? वीट अगर रिलीज करें जो तरीके से करनी है तो 48 से 50 रुपए किलो आटा मार्केट में आ जाएगा। ये वीट लेके बैठ के अवाम को भूखा मारना चाह रहे हैं। साजिश है ये सिंध के लोगों के खिलाफ, बल्कि पूरे मुल्क के लोगों के खिलाफ। इसी तरह इन्होंने चीनी में भी किया है। अब इल्जामात की सियासत में जहां अवामी मसाइल कहीं गुम से हो गए हैं, वहीं मुल्क को कोरोना की दूसरी लहर का खतरा लाहक है। इन मामलात के बीच ऑपोजिशन को SOPs के तहत जलसे करने की इजाजत देने की खबरें भी सामने आ रही है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया कि ऑपोजिशन जलसे करे, लेकिन कोरोना SOPs वायलेट नहीं होनी चाहिए। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि SOPs के तहत जलसे कैसे हो सकते हैं, और अगर SOPs के तहत जलसे होंगे तो फिर कैसा माहौल दिखाई देगा। इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के गुजरावाला जलसे के दिन जूजू करीब आ रहे हैं। हुकूमत और ऑपोजिशन के बयानात में भी शिद्दत आती जा रही है। हुकूमत के मुताबिक ऑपोजिशन के जलसे कोरोना फैलाने का बाइस बनेंगे, लेकिन खुद हुक्मरान जमात ने लियाकत बाग में एक बड़ा पंडाल सजाया जहां SOPs की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई। ऐसा ही मामला ऑपोजिशन जमातों की कॉर्नर मीटिंग्स में भी दिखाई देता है। SOPs तो दरकिनार, मीटिंग्स में शरीक अफराद कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो रहे हैं। क्या हुकूमत सियासी जमातों को SOPs का पाबंद बना पाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। हालांकि इंतजामी अफसरान के रवैये के हवाले से आए रोज इंतहाई मायूसकुन खबरें आ रही हैं। पहला वाकया सुबह पंजाब में पेश आया, जहां विहाड़ी में SOPs पर अमल दरामद कराते हुए दर्जा हरारत चेक करने पर असिस्टेंट कमिश्नर के गार्ड्स ने स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद करने के बाद उसे गिरफ्तार करा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के गार्ड्स ने अपनी मुद्दत में स्कूल गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, आपको याद होगा, जिसमें उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत करने की कोशिश की है। ताहम उनका कहना था कि इस इल्जाम को स्कूल के बाहर लगे CCTV कैमरों ने झूठ साबित कर दिया। बाकी की वीडियो में देखा जा सकता है। पहले असिस्टेंट कमिश्नर वो फुटेज दिखाई है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर स्कूल में दाखिल होते हैं और वहां पर गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अगर प्रोड्यूसर वो फुटेज प्ले करे तो आप उसमें देख सकेंगे। ये दूसरा वाकया इस वक्त जो फुटेज आप देख रहे हैं, और ये हयाताबाद का वाकया है, जहां AC हयाताबाद ने जो स्कूल के तलबा हैं और असातिज़ा हैं उनको धूप में खड़ा कर दिया, इसलिए कि उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी की थी। ये सूबाई दारुल हुकूमत का इलाका है, KP का हयाताबाद है। SOPs की पाबंदी ना करने पर असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर ने स्कूल के बच्चों और असातिज़ा को 1 घंटा धूप में खड़े रखने की सजा दे दी। साथ ही उन्होंने असातिज़ा के साथ तल्ख लहजे में बात भी की। क्या मामला है, जरा इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। कितना अनह्यूमन एटीट्यूड है आपका पूरे बच्चों के लिए। आपके अपने बच्चे भी होंगे, आई एम श्योर कि आप 12 बजे की धूप में बच्चों को खड़ा कर रहे हैं। आपकी पिक्चर सामने बैठी हुई है जी, गुस्सा में बैठे हैं बच्चे, फ्रेश एयर के लिए आपकी पिक्चर भी है। आपका एविडेंस हो जाता है, मैं अभी आपका एविडेंस दे रहा हूं। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपके टीचर जाएं, आपके जो स्टूडेंट्स। अब कौम वजीर आजम पाकिस्तान से सवाल करती है कि मासूम बच्चों को किस कानून के तहत धूप में खड़े करने की सजा दी गई? हुकूमत ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? SOPs की पाबंदी के लिए ऐसा ही रवैया मुख्तलिफ इलाकों में अफसरान की जानिब से अपनाया जा रहा है, मगर सवाल तो यह भी उठता है कि क्या हुकूमत सियासी कारकुनान के खिलाफ भी ऐसा ही रवैया अपनाएगी?
अगर हुकूमत जलसों में एसओपीज की पाबंदी कराने में कामयाब हो जाती है तो एसओपीज के तहत जलसे कैसे होंगे, यह भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। इन सियासी इज्तिमात का मंजर क्या होगा, यह भी देखने से ताल्लुक रखता है। पंडाल में कुर्सियां 6-6 फीट के फासले पर लगाई जाएंगी, यानी जिस पंडाल में पहले 10,000 कुर्सियां लगती थी अब वहां 5,000 से कम कुर्सियां लगेंगी। इसी तरह सियासी कारकुन मास्क लगाए जलसे में शरीक होंगे। अब यही नहीं, तसव्वुर करें कि शुरकाए जलसा स्कैनर से गुजरने के बाद डिसइंफेक्शन गेट से गुजरेंगे। हाथ में दस्ताने पहने हुए शुरका जलसे में आए, मुंह पर मास्क, हाथों में दस्ताने, आंखों पर चश्मा पहने सियासी कारकुन कुर्सी पर बैठे हों। ऐसे महसूस होगा जैसे कोई मूरत तराश कर पंडाल में रख दी गई है। क़यादत की शोला बयानी पर नारे बुलंद हो पाएंगे और ना ही दोनों हाथों से ताली बज पाएगी। जलसों के अंदर भंगड़ा और रक्स और फिर डांस जो रिवायती है ये मामला है वो नहीं हो पाएगा, यानी जलसों के सारे रंग मान से पड़ जाएंगे, जलसे फीके फीके लगेंगे। कुछ स्टेज की अगर बात की जाए तो क़यादत के दरमियान भी 6-6 फीट का फासला होगा, तो कोई लीडर दूसरे लीडर को पर्ची भी नहीं पकड़ा पाएगा, कोई सरगोशी भी नहीं कर पाएगा कान में। इख्तलाफी गुफ्तगू पर चेहरे पर आने वाले तासुरात भी मास्क के पीछे छुप से जाएंगे। स्टेज को बार बार स्प्रे किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा, माइक और स्पीकर को सैनिटाइज किया जाएगा। एसओपीज के तहत जलसों के कई फवायद की तरह एक फायदा यह भी होगा कि स्टेज पर भगदड़ मचेगी और ना ही पंडाल में हुजूम दिखाई देगा। सियासी मुखालिफिन को एक दूसरे की कुर्सियां गिनने के लिए बंदे भी नहीं रखना पड़ेंगे। बहरहाल अपोजिशन जमातों ने एसओपीज की पाबंदी के लिए क्या तैयारी कर रखी है? अगर जलसे एसओपीज के तहत करने ऑपोजिशन को तो उनकी तैयारी क्या है? इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 16 को जो आप गुजरावाला में जलसा करने जा रहे हैं, क्या उस जलसे की आपको इजाजत मिल गई है मकामी इंतजामिया की तरफ से? अभी तक रेहान साहब मैं गुजरावाला ही मौजूद हूँ। इंतजामिया की तरफ से आंख मचोली खेली जा रही है और उनका ख्याल है कि हम कभी मशरूत इजाजत का अंदिया दें, कभी इजाजत रोक लें, कभी एक वेन्यू का कहें, कभी दूसरे का कहें, वो जो मर्जी कर लें। हम इस वक्त इतना जज्बा और जोश यहाँ पे पाया जाता है कि जहाँ चाहेंगे वहीं पे जलसा होगा। और देखिए तहरीक इंसाफ के दौर में ये जब जलसे करते रहे हैं, इनको बाकायदा सिक्योरिटी दी जाती रही है हमारी तरफ से। सिक्योरिटी के अलावा जो भी वहाँ पे एम्बुलेंसेस, जो भी मेडिकल का कवर होता है वो भी प्रोवाइड किया गया है। मगर अफसोसनाक है कि यहाँ पे आज भी कुछ हमारे सोशल मीडिया के वर्कर्स को भी यहाँ पे हिरासा करने की कोशिश की गई। और आज जिस जगह से मैं खिताब करके आ रहा हूँ, यहाँ पे भी कुर्सियां और बाकी सामान जो है वो बंद कर दिया गया। तो जिस तरह ये सख्ती कर रहे हैं, हमारे हौसले उसी तरह बुलंद हो रहे हैं। अच्छा वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं के साथ जो आज मुशावरत की है उसमें ये बात सामने आई है कि कंसेंसस हुआ है कि ऑपोजिशन को जलसे करने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन अगर वो कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं तो बिल्कुल इजाजत दी जाएगी, लेकिन अगर एसओपीज को वायलेट किया जाता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना एसओपीज को कैसे मेंटेन रखेंगे आप अपने जलसों के अंदर? हम बड़े जिम्मेदार लोग हैं, पुरअमन लोग हैं। आपने देखा कि परसों सदाकत अली अब्बासी साहब जो सिटिंग एमएनए भी हैं और इनके तंजीमी ओहदा भी उनके पास है, उन्होंने लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा किया। वो नाकाम होना तो एक और बात है, मगर देखिए उनको भी तो इजाजत दी गई और उन्होंने एसओपीज किस तरह इंश्योर किया। हम तो चले मास्क भी देंगे, सैनिटाइजर भी वाफिर मिकदार में यहाँ पे लोगों को देंगे, मगर मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या लियाकत बाग रावलपिंडी में और असूल था, गुजरावाला के लिए और असूल है? और क्या तहरीक इंसाफ का रुकन होना इंतजामिया के ताउन को वो इंश्योर करता है कि इंतजामिया आपसे ताउन करे? तो ये ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। और मैं आपको माजी में भी बताऊं, माजी में भी इनकी पॉलिसी ये रही है कि जो वजीर आजम है या वजीर आला है, तहरीक इंसाफ एक लेवल पे अनाउंस कर देती है कि जलसा होगा और हम इजाजत देंगे। इंतजामिया को कहा जाता है कि आप अपने ऊपर लें और आप रुकावटें खड़ी करें। तो ये जो दोगला मयार है, देखिए होता तो ये है ना कि जो मकामी मुंतजमीन है वो जलसे की इंतजामिया के साथ जो है वो कोई मुशावरत करते हैं और इस हवाले से इंतजामिया बैठती है और फिर तय किया जाता है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो अगर कोरोना एसओपीज को भी मेंटेन रखना है तो यकीनन उसके लिए तो आपको स्पेस भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। कम से कम 6 फीट का अगर डिस्टेंस मेंटेन रहता है, आपके कारकुन जो जलसागाह के अंदर मौजूद होंगे, फिर स्टेज के ऊपर भी उन्हीं एसओपीज को मेंटेन रखा जाएगा। तो इस हवाले से जो स्पेस आपको प्रोवाइड, आपको लग रहा है कि ये इस जगह पे आप करने जा रहे हैं, वहां पर कैसे होगा? असल में मैं ये जानने में दिलचस्पी रखता हूं कि होगा कैसे। इंतजामिया से 2 बार मीटिंग हुई है जी, इंतजामिया से 2 बार मीटिंग हुई। आज भी काफी लंबी मीटिंग थी। हमने उनसे सबसे बड़ा और खुला और कुशादा वेन्यू मांगा है, जिनाह स्टेडियम गुजरावाला। जो जिनाह स्टेडियम गुजरावाला है उसमें बाकायदा गेट्स हैं, इंक्लोजर्स हैं और वहां पे वेन्यू पे ऐसी सहूलियात मौजूद हैं कि कोरोना एसओपीज को इंश्योर किया जा सके।
अब अगर ये इजाजत नहीं देते और हमें सड़क पे आने पर मजबूर करते हैं तो फिर सड़क होती है, सड़क पे तो ये इंश्योर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप ये देखें ना कि जिन्ना स्टेडियम जो वेन्यू आपने मांगा है वहां की 20,000 की कैपेसिटी है मेरी मालूमात के मुताबिक, और अगर वहां पर ये एसओपीज मेंटेन रखे जाते हैं, यानी 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, तो किसी सूरत भी आप जैसे कह रहे हैं कि जब में गफीर होगा कारकुनान का तो वहां तो किसी सूरत नहीं समा सकते हैं तातार साहब। नहीं, देखिए उसके अंदर इंक्लोजर भी मौजूद है, ग्राउंड भी है, हम बाहर भी कुर्सियां लगा के एसएमटी स्क्रीनों के जरिए जलसे की जो बराह रास्त नशरियात हैं वो नशर होंगी। मगर बात यह है कि अगर यही जम्मे गफीर किसी सड़क पर आ जाएगा तो वहां पे एसओपीज कैसे, एक वेन्यू के अंदर फिर भी कोई नज़्म ज़ब्त होता है, कोई आप एसओपीज इंश्योर कर लेते हैं, मगर सड़क के ऊपर तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो जितनी जल्दी मेरा ख्याल है ये मामला तय पा जाए उतना बेहतर है। अब ये हीले बहानों से इसको ताखीर का शिकार किया जा रहा है, और मैं जो जज्बा जोश यहाँ पे देख रहा हूँ, जलसा होगा, हर हाल में होगा, एसओपीज भी हम फॉलो करेंगे, पुरअमन भी हम रहेंगे, मगर अभी तक इंतजामिया जो आंख मचोली खेल रही है ये खेल बंद होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि क्या हुकूमत दोबारा लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास हुआ है, जिसमें कोरोना वायरस की मुमकिना दूसरी लहर के पेश नज़र अवामी इज्तिमात पर पाबंदी समेत दीगर तजावीज़ पर गौर किया गया है। इजलास में मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल, टेस्ट और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वबा के फैलाव की शरह से मुताल्लिक बात की गई है। कोरोना केसेस में बढ़ती हुई सूरत हाल जो तशवीशनाक करार दी जा रही है, इस पर भी बात हुई, और फिर किस तरह मुमकिना तौर पर दूसरी लहर से बचा जा सकता है, किन SOPs पर अमल दरामद बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तमाम तर बातें इस इजलास के अंदर ज़ेर बहस रही हैं। अब एक अहम सवाल जो इस वक्त सर उठा रहा है वो ये है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर पाकिस्तान में आ रही है। वतन अजीज़ में अगर ऐसा होता है तो फिर क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए हैं, फिर क्या स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन या फिर मिनी स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से भी कुछ बातें हैं, कुछ तजावीज़ जो है वो ज़ेर गौर हैं। इन तमाम तर मामला पर बात करने के लिए इस वक्त सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक बार फिर हम मिनी और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जैसी इस्तिलाहात सुन रहे हैं, तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि क्या सेकेंड वेव कोरोना की उसके खदशात फिर से सर उठा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। देखें जी, बिल्कुल सेकंड वेव मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर और इस खित्ते के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी हम जीरो के ऊपर तो आए नहीं थे, लेकिन सेकंड वेव की खातिर के नाउ पाकिस्तान इज इन 3 डिजिट्स के 3 डिजिट्स के अंदर हमारे यहाँ केसेस हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर और हमारे हमसाया ममालिक के अंदर, जैसा कि आप बेहतर जानते हैं, ईरान के अंदर देख लीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर देख लीजिए, सेंट्रल एशिया के ममालिक है, अफगानिस्तान में देखें, इंडिया के अंदर जो हालात हैं, और यूरोप के अंदर जैसे हालात हैं कि सेकंड वेव इज कमिंग, मतलब नॉट ओनली कमिंग ओवर देयर इन यूरोप, रादर इट इज ऑन अ पीक ओवर। तो पाकिस्तान के अंदर भी यकीनन जो है सेकंड वेव की खातिर अगर हम देखें तो हम दैट इज नॉकिंग एट द डोर, और सेकंड वेव हमारे पास बाकायदा तौर पे मैं समझता हूं कि मौजूद है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे एकेडमिक एक्टिविटीज ओपन हुई हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहाल दिखाई दे रही हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जिस पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बड़ा एम्फेसिस रहा है, और अब तो बल्कि ऑपोजिशन जो है वो अपने जलसे और एहतजाज और फिर रैलियां शुरू करने जा रही है, तो ऐसे में ये खदशात मजीद कितने बढ़ जाते हैं और किन SOPs को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी दिखाई देता है? देखें कि हमने, मैं समझता हूं कि SOPs के ऊपर तो आज तक कभी भी हमारे यहाँ अमल नहीं हुआ। 3 चीजें जो कि मतलब स्टैंडर्ड हैं, बल्कि 4 हैं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड ये था कि दैट इज द लॉकडाउन, और आपके मतलब अगर वक्त का ज्यादा हर्ज ना हो तो मैं कहूं कि दैट इज द ओनली, चाइना इज अ सक्सेस स्टोरी कि जिसने इस वबा के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पाया। और उन्होंने कंट्रोल कैसे पाया? उन्होंने लॉकडाउन के जरिए से कंट्रोल पाया, उन्होंने लोगों को एजुकेट करके कंट्रोल पाया, उन्होंने जो SOPs थे जो किए, उन्होंने अपने मुआशी और मुआशरती एतबार से अपने कल्चर को देखते उन लोगों को जो था सिखाया और एजुकेट किया, और उन्होंने SOPs के ऊपर अमल दरामद की। हम शुरू से कहते रहे कि वर्ड सिर्फ SOPs पाकिस्तान के अंदर ये कह देना ये काफी ना होगा, ये इलाकाई जुबानों, बल्कि मैं तो यहां तक कहता रहा था कि एक्सेंट तक हमें चाहिए कि हम लोगों को ये कन्वे करें कि व्हाट इट ऑल इज अबाउट। आप देखें कि लाहौर के अंदर, कराची, और व्हाट टू टॉक अबाउट द पेरिफेरी, द इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब और इंटीरियर KPK और बलूचिस्तान, उनको तो गालिबन इसका अभी तक भी ये अहाता ही नहीं है कि कोई कोरोना वायरस या कोई इस किस्म की चीजें जो कि आ रही हैं। डॉक्टर साहब, हैविंग सेड दैट, जो कामयाबी पाकिस्तान को मिली और जिसका चर्चा पूरी
पूरी दुनिया के अंदर हुआ, मेरा ख्याल है कि वो भी किसी मोर्चे से कम नहीं है, क्योंकि आपने चीन की बात की है। मैं सुबह एक आलमी जरीदे पर खबर पढ़ रहा था, एक आर्टिकल है जिसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि हार्डली 1 दर्जन के ट्रांसमिशन के केसेस चीन में दिखाई दिए। उन्होंने 9 लाख लोगों को जो है वो टेस्ट करने के लिए हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है कि 9 लाख लोगों को टेस्ट किया जाएगा। हमारे यहाँ अगर सेकेंड वेव फिर सर उठा रही जैसे आप कह रहे हैं, तो टेस्टिंग तो उतनी रिगरस दिखाई नहीं दे रही है, ना ही हम कोई ऐसे इकदाम कर रहे हैं। तो फिर क्या हम सेकंड वेव अगर आती है तो उस वक्त भी बिल्कुल इसी तरह चलते रहेंगे और फिर दुआओं से ही काम होता रहेगा? डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि देखिए जो हमारी हुकूमत है ये एक परसेप्शन में और एक ये बाय आउट करवाना चाह रही थी लोगों की तरफ से कि हुकूमत ने इतनी अच्छी हिकमत अमली कर दी कि जिसकी वजह से हमने कोरोना के ऊपर कंट्रोल कर लिया हमने कोरोना को। वेयरएज मैं समझता हूँ कि ये टोटली गलत है। और उसके लिए जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी शुरू में, और आप लोग मतलब सारे मीडिया के जरिए से जानते हो कि वो कहते रहे हैं कि मैं तो इस लॉकडाउन के वैसे ही खिलाफ था, ये तो कुछ अशराफिया ने मिलकर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कंपेल कर दिया और लॉकडाउन की यहाँ पे पाकिस्तान के आगे। सो हैविंग सेड कि ये हुकूमत का कहना, बल्कि ये हमारी तंजीमों, एंड आई टेक इट क्रेडिट, वेरी मच क्रेडिट टू द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और हमारी दूसरी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस कि जिन्होंने बहुत शोरों को किया, बहुत हमने डिमांड की और उसके साथ आके पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा और जो हम बेहतर हुए हैं। सर्टेनली अल्लाह ताला की करम नवाजी है हमारे खित्ते के ऊपर, इस वतन अजीज के ऊपर, लेकिन इसके साथ तंजीमों का वो था कि जो कि हमने लॉकडाउन करवा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अब जो आपने टेस्टिंग कैपेसिटी की खातिर में आपकी एक बात, सॉरी कता कलामी, टेस्टिंग कैपेसिटी देखें कि आज भी पाकिस्तान जो है टेस्टिंग कैपेसिटी को उसको नहीं हम हासिल कर पाए हैं जो कि हम चाहते थे कि दैट वाज अबाउट 50,000 के लिए हम चाह रहे थे डेली हो। आज भी मतलब तमाम तर वसाइल के साथ आने के साथ हम 23,000 25,000 के ऊपर करके वो कर रहे हैं टेस्टिंग कैपेसिटी। इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। आज ही मतलब मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंगली थी कि लाहौर के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ IPH है कि वहां पे पब्लिक पैसा सारी चीजें हैं, लेकिन पता चला कि वहां पे पैसे जो है सरकार ने वहां पे लगाने शुरू कर दिए कि 3,500 रुपए का जी वहां पे टेस्ट होगा जो IPH के अंदर होगा, जो बना ही पर्पसली इसलिए पूरी की पूरी लेबोरेटरी बनाएगी कि कोविड-19 की खातिर वहां पे टेस्टिंग की जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो हुकूमत की तरफ से इस किस्म के इक़दाम जो है और एक केस के अंदर जो फैसले किए जाते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर कुछ चीजें दुरुस्त सिमत की तरफ नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सदर PM में डॉक्टर अशरफ निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि भारत ने 1 माह में कितने मिसाइल तजर्बात किए हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के बायस अपनी माशी सरगर्मियों को संभालने के लिए कोशा है, मगर हमारा पड़ोसी मुल्क भारत एक ऐसे वक्त में भी अपने इंतहा पसंदाना और जारहाना अंदाज को अपनाए हुए है। एक जानिब कोरोना के बायस आए रोज मुल्क में बड़े पैमाने पर हलाकतें हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के बायस शहरी फाका कशी पर मजबूर हैं, करोड़ों नौकरियां खत्म हो गई हैं, मईशत दिन ब दिन गिर रही है, मगर मोदी की इंतहा पसंदाना सोच है कि बदलने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय सरकार ने पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए अगले 10 दिनों में 10 मिसाइल तजर्बात करने का ऐलान किया है। भारत में दिफाई तहकीकाती इदारे के मुताबिक मोदी सरकार अगले चंद दिनों में 10 खतरनाक मिसाइलों के तजर्बात करके पाकिस्तान और चीन को सख्त पैगाम देगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दिफाई इदारा अगले हफ्ते 800 किलोमीटर रेंज निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल फायर करेगा, जो फौज और बहरिया के सुपुर्द किए जाएंगे। वाज़ेह है कि इससे कबल भी तकरीबन 1 माह के दौरान हर 4 दिन बाद एक मिसाइल तजर्बा किया जा चुका है। इत्तलात के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस को तोसी देते हुए मजीद तजर्बात करने का ऐलान भी किया, यानी मजीद मिसाइल भी फायर किए जाएंगे। ये मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना बनाने की हैसियत रखता है, ये सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज चलता है। इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल पर जो पृथ्वी 2 मिसाइल की इब्तदाई आजमाइश है, उसके बाद भारतीय फौज के हवाले ये पृथ्वी 2 कर दिया जाएगा। इस वक्त भारत ने खत्ते में असलहे की एक नई दौड़ का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान इससे कबल कई बार आलमी बरादरी को नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंदाना नजरियात के बारे में खबरदार कर चुका है। मोदी हुकूमत के इन्हीं नजरियात के बायस खत्ते में बड़ी जंग छिड़ सकती है। अब जरूरत इस अमर की है कि आलमी बरादरी भारत के फाशिस्ट ख्यालात की बहकुनी करने के लिए इकदाम करे ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके। मामला है ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।